Hi friends, welcome to IXMB. Very good morning to all of you. I hope आप सब अच्छे हैं and you are preparing well for your examination. तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 12 अक्टूबर 2022 का। बिफोर आई बिगिन लेट मी रिमाइंड यू कि आप इस लेक्चर के पीडीएफ को एकदम ही डाउनलोड करना ना भूलो और शाम को हमारे वेबसाइट से बीपीडीआर को डाउनलोड करो सो दैट यू कैन रिवाइज इट एज एंड व्हेन यू रिक्वायर्ड इट। तो शुरू करते हैं सबसे पहला न्यूज से। वो है IMF कट्स इंडियाज FY23 जीडीपी फोरकास्ट। तो देखो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, मतलब ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहाँ का है? यूएस में है, राइट। ये 1944 में जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये उसी का आउटकम है अलोंग विद द वर्ल्ड बैंक, राइट। तो इनका एक रिपोर्ट आता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो इन्होंने इस रिपोर्ट में इंडिया के जीडीपी ग्रोथ के बारे में बताया है। कौन से फाइनेंशियल ईयर का? द ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 23। एंड उन्होंने 60 बेसिस पॉइंट, मतलब 60 बेसिस पॉइंट से उस फोरकास्ट को कम कर दिया है। एंड राइट नाउ इट्स एट 6.8%। 6.8%, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि टफ टाइम तो अभी आने वाला है, मतलब ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटायर वर्ल्ड, कि फाइनेंशियल ईयर 24 भी बहुत चैलेंजिंग होगा। मतलब उन्होंने रिसेशन का वार्निंग दिया है। द IMF मेंटेन ए फोरकास्ट ऑफ 6.1% फॉर FY24। तो देखो जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें तो 6.8%, मतलब 7% अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं। बट ये FY24 में ये 6.1% ही ग्रो करेगा। एंड FY24 में एक्चुअली में उन्होंने रिसेशन का वार्निंग दिया है पूरे दुनिया को, ठीक है। बट अगर हम यूएस इकोनॉमी की बात करें, मतलब मेजर दो यूएस एंड यूरोप की बात करें, तो रिसेशन के डेफिनेशन में दोनों फिट बैठता है। क्यों? क्योंकि रिसेशन क्या है? रिसेशन है अगर 2 क्वार्टर पे इकोनॉमी नीचे जाता हुआ दिख रहा है, दैट इज रिसेशन, राइट, इन नॉर्मल टर्म्स। हाँ, बाकी अलग अलग इंडिकेटर्स भी है, बट इन जनरल टर्म्स यही है। सो इन जनरल टर्म्स अगर हम देखेंगे तो यूएस एंड यूरोप दोनों ही रिसेशन में है, राइट। बट अगर अलग इंडिकेटर्स को देखें तो यस, इट डजंट सीम्स दैट चैलेंज, ठीक है। तो ये तो FY24 में ही समझ में आएगा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। ओके, अगर हम ग्लोबल की बात करें, सेम रिपोर्ट में IMF ने बोला है 3.2% से जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो ग्रो करेगा, मतलब सब कोई, जितने सारे देश है। बट कट्स इट बाय 20 BPS टू 2.7%, ठीक है। इन 2023 में ये 2.7 हो जाएगा विद 25% चांस इट में स्लिप बिलो 2%, ठीक है। तो ग्लोबल के बारे में उन्होंने ये बोला है। सो आगे बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट न्यूज पे। वो है आरबीआई चेंज रूल। तो देखो ये आरबीआई जो है रूल किसका चेंज किया है? इन्होंने रूल चेंज किया है मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ ऑफ द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। मतलब ये पर्टिकुलरली जो न्यूज है आप किसके कॉन्टेक्स्ट में देखोगे? ARC के कॉन्सेप्ट इसमें कॉन्टेक्स्ट में। नाउ ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है क्या? अगर हम नॉर्मल भाषा में समझेंगे तो जो एनपीए होता है बैंक का, राइट, जो एनपीए होता है ना, तो कई बार ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी खरीद लेती है। खरीद के वो डेट को सॉल्व करने की कोशिश करती है। सो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वो होती है इन नॉर्मल टर्म्स, ठीक है। तो आरबीआई ने जो अभी रूल आप अभी देखोगे इस पर्टिकुलर न्यूज में, ये कंप्लीटली एआरसीज के बारे में है। आरबीआई ने क्या बोला है कि एआरसी जो है ये अपने एमडी सीईओ को, मतलब 3 टर्म ऑफिस से बाहर नहीं रख सकती है, ठीक है, विथ ईच टर्म नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर। मतलब सिंपल भाषा में समझेंगे, अगर एक टर्म 5 साल का होता है मल्टीप्लाइड बाई 3 टर्म मैक्सिमम, तो कितना साल? 15 साल ही कोई कंटिन्यूअस एमडी, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह सकता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में। लेकिन यहाँ पे आरबीआई ने ये भी बोला है, इन केस एआरसी विशेस टू अपॉइंट एमडी एंड सीईओ आफ्टर 3 टर्म्स देयर विल बी कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। 3 साल का कूलिंग ऑफ, मतलब 15
16th ईयर, 17th ईयर, 18th ईयर, ये 3 साल कूलिंग ऑफ पीरियड रहेगा। मतलब वो पर्सन जो भी है वो एज एन एमडी एंड एज ए सीईओ काम नहीं करेगा एआरसी में। उसके बाद इन 19th ईयर द एआरसी कैन अगेन अपॉइंट द सेम पर्सन फॉर द नेक्स्ट वन टर्म दैट इज 5 ईयर। तो आई होप ये कैलकुलेशन यहाँ पे आपको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे देखो एक बात भी है। एक बात ये है कि जो सीईओ है वो जो रिटायरमेंट है मैक्सिमम इज 70 ईयर्स। मतलब अगर 70 साल के एज को अटेन कर जाते हैं तो ये जो रूल्स है 3 टर्म 15 साल ये काम नहीं करेगा। मतलब 70 ईयर्स हो गया मतलब आपको रिटायर करना है। ठीक है। तो ये ऐसा किया गया लेवल प्लेजिंग विथ सीईओ ऑफ प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक के सीईओ के लिए भी ये रूल अप्लाई होता है तो अब ये एआरसी के लिए भी होगा। ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जो 3 टर्म ऑफिस में रह सकते हैं, एक टर्म 5 साल का होता है। मतलब 15 × 3 15 साल ये हो गया। अगर फिर से उनको मतलब एमडी या सीईओ पोस्ट पे अपॉइंट करना है एआरसी को तो 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड। लेकिन इसमें एक कंडीशन छुपा हुआ है, ये है कि ये तभी पॉसिबल है जब उस पर्टिकुलर पर्सन का 70 ईयर्स एज नहीं हुआ है। अगर 70 ईयर्स हो गया है तो रिटायरमेंट डिक्लेयर्ड हो जाएगा, तो वो 3 साल का ये सब आएगा ही नहीं। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम एनहेंसिंग गवर्नेंस नॉर्म, एआरसी हैज बीन अलाउड टू बिकम रेसोल्यूशन एप्लीकेट्स। तो देखो पहले एआरसी क्या थे, सिर्फ मतलब वो एनपीए से रिलेटेड था उनका। अभी वो रेसोल्यूशन एप्लीकेंट्स बन सकते हैं इन बैंकरप्सी प्रोसीडिंग इन आईबीसी कोर्ट्स। ठीक है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट के लॉ पे ही आरबीआई ने उनको परमिट कर दिया कि अब एआरसी रेसोल्यूशन एप्लीकेंट्स बन सकते हैं। एआरसी हैव बीन आस्क्ड टू पुट इन प्लेस एप्रोप्रिएट मेजर टू एंश्योर सक्सेशन प्लानिंग। मतलब मान के चलो कोई सक्सेशन प्लानिंग किस किसको होता है। अब देखो 15 साल कोई सीईओ है, मतलब ये किसी एक का, जैसे एचडीएफसी के केस में एचडीएफसी के जो फाउंडर थे वो कई लंबे समय तक सीईओ रहे। ठीक है। कोटक में भी सेम है, यस बैंक में भी राणा कपूर के साथ सेम। तो एआरसी को भी बोल दिया गया कि आप सबसे पहले तो एक एप्रोप्रिएट सक्सेशन प्लान कर लो। मतलब हाँ, आपके सीईओ है, आप लंबा 15 साल 20 साल सीईओ रख दिए हो, फिर उसके बाद आपको पता ही नहीं किसको अपॉइंट करना है, तो उस प्रॉब्लम में जाना ही नहीं है। आरबीआई ने अभी बोल दिया है कि आप एक एप्रोप्रिएट मेजर और सक्सेशन प्लान रख दो। The board of ARC should have an audit committee and a nomination remuneration committee. ठीक है। ये भी इन्होंने बोल दिया है। In line with the private bank, ARC have to ensure fit and proper criteria for appointment of CEO, such as appointment will need prior approval. Appointment prior approval चाहिए आरबीआई का, राइट, जैसे प्राइवेट बैंक के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे। वो है आरबीआई टाइटन डिस्क्लोजर नाउ। तो देखो ये जो पर्टिकुलर न्यूज है ये किसके कॉन्टेक्स्ट में है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के कॉन्टेक्स्ट में है। स्ट्रेट एंड सिंपल, इनको क्या बोला गया है कि तुम्हारे पास मतलब तुम्हारे पास दो कंडीशन है। पहला, when additional provisioning of NPA assessed by RBI exceeds 10% of the reported profit before provisioning and contagious, एक ये है। सेकंड है, when additional gross NPA identified by the regulator exceeds 10% for the reported incremental gross NPA। तो अब देखो मैं इस न्यूज के डेप्थ में नहीं घुसूंगा, देयर इज ए रीजन टू इट। मतलब इसका डेप्थ आपको सिर्फ आरबीआई के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप समझोगे तो बेटर है। बाकी उतना हमको टेक्निकल और डीप में नहीं जाना है। बाकी एनपीए तो आप समझते हो, मतलब आप जो ईएमआई पे करते हो वो अगर आप 90 डेज तक पे नहीं किए फॉर एग्जांपल, या 3 consecutive months, तो वो एनपीए अकाउंट बन जाता है। तो ये हो गया बैंक के लिए एनपीए। अभी यहाँ पे भी जो डिटेल्स है, मतलब अंदर यहाँ पे अब ये दो कंडीशन तो लिखा हुआ है, ये आप समझ गए हो, बट अंदर डिटेल टेक्निकलिटी सिर्फ आरबीआई फेज 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। देन अगर हम यूसीबी की बात करें, मतलब इट गिव्स लीवे टू यूसीबीज फॉर विच द थ्रेशोल्ड फॉर द रिपोर्टेड इंक्रीमेंटल ग्रॉस एनपीए विल बी 15%। तो देखो ये जो पर्टिकुलर है ये बैंक्स के लिए, लेकिन यूसीबी के लिए ये 10% नहीं है, ये 15% है। ठीक है। द थ्रेशोल्ड विल बी रिड्यूस्ड प्रोग्रेसिवली फॉर यूसीबी फेस्ड मैनर आफ्टर रिव्यू आरबीआई से। तो ये था आरबीआई का न्यूज। तो ये FY24 से लागू होगा ऐसा आरबीआई ने बोला है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब हमारे
अच्छा, इस पे ऑब्जेक्टिव क्या आ सकता है? तो देखो ये 10% तो सब बैंक के लिए, लेकिन यूसीबी के लिए कितना है? 15%। तो ये आपको दूसरे बैंक एग्जाम में एज एन ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। ठीक है, बट यस आरबीआई ग्रेड बी के लिए आपको तो ये डिटेल में जानना है तो ये डिटेल वीडियो बाहर आ जाएगा। और ये कब से लागू होगा? FY24 से। आगे बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है मर्जर। तो देखो जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इन्होंने गो अहेड दे दिया HSB AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये एक्वायर कर लेगी L&T इन्वेस्टमेंट मैनेजर को। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑलरेडी मार्च 2022 में इसको अप्रूवल दे चुका है एंड आफ्टर सेविस अप्रूवल ये अभी इफेक्ट में आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, कंपनी HSBC AMC एक्वायर कर रहा है L&T इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स को। नेक्स्ट न्यूज हम चलते हैं, वो है टोयोटास का पायलट प्रोजेक्ट। तो देखो एक ब्राजील से टोयोटा गाड़ी लेके आया है इंडिया में दिखाने के लिए, वो है टोयोटा कोरोला एल्टिस। ठीक है, उसका ये नाम दिया गया है। तो इसको यूनियन मिनिस्टर जो नितिन गडकरी है, इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, ये 100% एथेनॉल से चलने वाली गाड़ी है। तो ये आपको याद रख लेना है, ये FFVSHEV। ठीक है, ये पता चले, ये कोड नेम आपको पूछ ले या पूछ सकता है जापान मतलब टोयोटा कौन से देश की कंपनी है, तो ये जापानीज कार मेकर है। कार का नाम पूछ सकता है, टोयोटा कोरोला एल्टिस है। किसने लॉन्च किया? यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने लॉन्च किया। सो और ये किस पे रन करेगा? ये 100% एथेनॉल पे रन करेगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है कुछ वन लाइनर। तो सबसे पहला है फेज 1 महाकाल लोक प्रोजेक्ट। तो प्राइम मिनिस्टर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में टोटल 850 करोड़ का फेज 1 प्रोजेक्ट को उन्होंने लॉन्च कर दिया है एट श्री महाकाल लोक इन उज्जैन। ठीक है, रीजन इज टूरिज्म। सिर्फ इसको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है। अब थोड़ा सा यूनिक भी है, 108 पिलर लगाया गया है एंड एक बढ़िया सा कॉरिडोर भी बनाया गया है। तो आप यहाँ पे ये याद रखो कि ये कौन से शहर में है, ये उज्जैन में है। कितना है? 850 करोड़ कॉस्ट में बनाया गया है। बाकी स्टैटिक पार्ट में तो मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है, वो आपको जान लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है वर्ल्ड नेशनल यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो हॉस्पिटल इंटरनेशनल कांग्रेस। तो इसको हमारे देश से पीएम ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया है एंड इसका थीम है जियो एनेबलिंग दी ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है संजीवनी लाइफ साइकिल क्लिनिक। तो ये क्या है? लाइफ स्टाइल क्लिनिक, सॉरी। तो देखो ये आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड है, मतलब आर्म्ड फोर्सेस से टू प्रोवाइड एडवाइस ऑन डाइट एक्सरसाइज एंड बिहेवियर काउंसलिंग। तो इतना डिटेल आपको नहीं जानना है, आपको ये जान लेना है जो संजीवनी लाइफ साइकिल क्लिनिक है, दिस इज रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्स क्लिनिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कुछ वन लाइनर। वो सबसे पहला है रेलवे रेवेन्यू अर्निंग। तो रेलवे का जो रेवेन्यू अर्निंग है फॉर द फर्स्ट टाइम पैसेंजर्स सेक्टर में 92% ग्रो किया है। राइट, सो दिस इज ए वेरी ह्यूज, बट ये अमाउंट आपको नहीं देखना है। यस, आप ये टर्म जान लो, 92% ग्रो किया है। रेलवे रजिस्टर्ड 24% इन रिजर्व्ड पैसेंजर सेगमेंट एंड 197 इन अनरिजर्व्ड पैसेंजर सेगमेंट। ठीक है, सॉरी दिस इज एन ओवरऑल। ठीक, बाकी न्यूज नीचे है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है कुछ एमओयू। तो सबसे पहला है एनएमडीसी जो है एंड रेलटेल, ये दोनों ने एमओयू किया है, एग्रीमेंट कवरिंग आईटीसी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस ऑफ एनएमडीसी एट इट्स कॉर्पोरेट ऑफिस एंड माइनिंग कॉम्प्लेक्सेस। ठीक, फॉर डिजिटल सॉल्यूशंस। नेक्स्ट है वाडा एथलेटिक बायोलॉजिकल पासपोर्ट सिंपोसियम। तो देखो दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव इन इंडिया, बट ऐसा दुबई में पहले भी हो चुका है। तो ये कौन किया है? द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी एंड नेशनल डोप टेस्टिंग लैब एनडीटीएल आर ऑर्गेनाइजिंग द वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट सिंपोसियम 22 फ्रॉम अक्टूबर 12 टू 14 इन न्यू दिल्ली। तो ये किसने किसने किया, ये आपको याद रख लेना है, बिकॉज दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव इन इंडिया। ठीक है, तो देखो एनडीटीएल, ये एनडीटीएल बैंकिंग में भी आता है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। राइट, इसका मतलब क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ। आगे बढ़ते हैं हमारे
नेक्स्ट कुछ वन लाइनर पे। तो सबसे पहला है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, जिसका इनॉग्रेशन कल के दिन में जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है श्री अनुराग ठाकुर, उन्होंने कर दिया है। कहाँ पे? कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर। फर्स्ट मैच वाज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, ठीक, जिसका रिजल्ट्स मतलब यूएसए जीत गया है मैच। नेक्स्ट इज 15th सीजीआई, जो करंट 49 सीजीआई है। जस्टिस यूयू ललित, इन्होंने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का नाम गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है फॉर द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये आगे तो जब प्रेसिडेंट का नॉट मिलेगा तभी ये फाइनल होगा, बट यस, रिकमेंडेड नेम इज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। विद दिस, unfold your potential with IXMB. Let's meet again tomorrow morning. All the best. Prepare 50% faster with IXMB.